हेलो एवरीवन, ये क्लास है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फॉर फिजिक्स, है ना। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो कि पहले से आपको होगी। इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, दूसरा है स्टैटिकल एंड थर्मल फ्लुइड्स का, तीसरा है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो मैं पहले पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, इसकी पहले यूनिट से। तो सबसे पहले इस यूनिट की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो इस यूनिट के पहले इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, उनके बारे में बात करूँगा। तो देखो, इसमें सबसे 3 इम्पोर्टेंट हैं। अदिश फलन की प्रवणता, जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो इसके 3 हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। इनका डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल। कन्फर्म है, गारंटेड है, ये एग्जाम में जरूर आएंगे। तो डेरिवेशन को भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है, दोनों ही आ सकते हैं, और एक तो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर हैं। तो ये 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिट के, तो इन पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को। तो पहले क्या है, देखो, अदिश क्षेत्र स्टार्ट होगा। तो अदिश क्षेत्र आपको बता देते हैं, ये होता क्या है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि अदिश क्षेत्र में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, उसके परिमाण के बारे में। जैसे कि आपने 12th में पढ़ रखा है, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वी राशियाँ, जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। परिमाण के बारे में बात करते हैं, है ना। इसमें डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती है। और सदिश क्षेत्र क्या होते हैं? यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान, परिमाण या दिशा या दोनों में परिवर्तन होता है, वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के बारे में बात करेगा, उसके परिमाण तथा दिशा दोनों होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, 5 = टू फंक्शन है किसका, x/z का। ये देखो 3x² / 5x² / z, मतलब इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो x² / z इन पर ही निर्भर करेगा। जबकि सदिश क्षेत्र में क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। देखो x² है, i कैप है, y है, j कैप है, दोनों हैं। तो मेन डिफरेंस बस इतना है इसमें कि इसमें सिर्फ x/z टर्म्स ही होंगे ओनली। इसमें क्या है, x/z टर्म के अलावा i कैप, j कैप, k कैप हों। देखो, जहाँ भी आपको i कैप, j कैप, k कैप दिख जाए वो होते हैं सदिश क्षेत्र, और जहाँ पे x/z हों ओनली वो होते हैं अदिश क्षेत्र। ये सदिश क्षेत्र होते हैं जिनमें i कैप, j कैप, k कैप हों, और साथ साथ उसमें x/z भी हों, और इनमें सिर्फ ओनली x/z टर्म्स होंगे। तो बात समझ में आ गई ना। तो सिर्फ निर्देशांक पर निर्भर करेगा, ये क्या करेगा, परिमाण और दिशा दोनों के बारे में बात करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्हीं को बार बार कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इनमें से एक न्यूमेरिकल आएगा, इनका एक, और एक डेरिवेशन भी साथ साथ देंगे। इनका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 में से एक एग्जाम में आएगा, 3 में से एक, और एक न्यूमेरिकल, तीनों में से किसी का वैसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, इसको आपको फोकस करना है। तो वो इनको करने से पहले आपको ज़रूरी है जो 12th की बातें हैं, पुरानी बातें, क्योंकि ये होगा ही नहीं डेरिवेशन, या ये यूनिट पूरी नहीं होगी, ये डिपेंड इसी पे है। तो पहले वेक्टर के बारे में बात करें। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, जो आपके 12th में जो बाकी बेसिक है, और आप कोरोना की वजह से 2-4 महीने से बैठी हुई हो खाली, थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ याद भी कर लो, है ना। तो A.B पता है आपको क्या होता है, एक AB cos थीटा, है ना। जैसे A का परिमाण, B का परिमाण cos थीटा, तो AB cos थीटा। A.B = होता है AB cos थीटा, और A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा n कैप। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। A, जैसे A देखो क्या है, A वेक्टर है, B वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है ना। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा अदिश गुणनफल, वो क्या होगा, AB cos थीटा। मतलब क्या करना है, A का इसका मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल cos थीटा। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि AB ये परिमाण
और साइन थीटा इनके बीच का एंगल। एन कैप क्या है, इन दोनों के जस्ट लंबवत, मतलब ये ए है ये बी है तो इसके जस्ट लंबवत जो एन कैप होगा, ठीक है, इसके जस्ट लंबवत वो होगा एन कैप, है ना। तो देखो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्सिस हैं, ये तीनों एक दूसरे तीनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या होती है, लंबवत होती है। पढ़ाया होगा 12th में आपको। इसके अलॉन्ग में आई कैप है एकांक सदिश, इसके अलॉन्ग में क्या है जे कैप है, और इसके अलॉन्ग में क्या है के कैप है। ये एकांक सदिश होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। देखो आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे, जो सेम टर्म्स हैं इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 1 होंगे। 12th में पता होगा आपको। और आई डॉट जे डॉट के जो एक दूसरे का अलग हैं वो 0 होंगे। क्यों होंगे आपको पता होना चाहिए। आई डॉट जे इजकल टू आई का मॉड जे का मॉड, एकांक सदिश हैं और इनके बीच का एंगल देखो आई और जे का cos 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। और इनके मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि एकांक सदिश हैं तो 1 1 इजकल टू 0, ठीक है। सेम नहीं है तो सेम के लिए क्या होगा, आई कैप और cos 0, इनके बीच का देखो आई है, इसके ऊपर रखेंगे एक और आई तो 0 एंगल होगा। तीनों का मान क्या होंगे, 1 1 1 इजकल टू 1। इसमें तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, कहेंगे यार नॉर्मल चीज़ है क्यों बता रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको पढ़ना जरूरी है कन्फर्म, क्योंकि इनके बिना आपके होगा ही नहीं वो न्यूमेरिकल। आई क्रॉस जे ये क्या होता है कि देखो आई और का मॉड जे का मॉड और इनके बीच का एंगल ये और ये, तो साइन 90, ठीक है। और ये के कैप भी आएगा, देखो मैं बताया था ना एन कैप के इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के लंबवत कौन सा है, के कैप कर दिया। आई का 1 जिसका 1 और साइन 90 का 1, ये के कैप। तो आई क्रॉस जे इजकल क्या होता है, के कैप। सेम है जे क्रॉस की, तो जे क्रॉस के इसके जस्ट दोनों के लंबवत कौन सा है, आई कैप, तो आई कैप आ गया। और के डॉट आई इसका लंबवत कौन सा है, जे कैप, तो ये क्या आ गया, जे कैप, ठीक है। अब तो इसका इसमें रोल है एन कैप का। और जब बात करते हैं दूसरे के, और देखो उल्टा करेंगे तो जे क्रॉस आई आपने जे क्रॉस आई लिया तो माइनस के कैप क्यों आएगा, क्योंकि आपने प्लेन को चेंज कर दिया। के कैप आपने लिया था यूँ, अब कैसे लोगे, जस्ट इसके नीचे वाला जो टर्म्स होगा, नीचे वाला के माइनस के, इसलिए माइनस के कैप, उल्टा करते हैं। इसको आप ऐसे शो करोगे क्लॉकवाइज में, आई क्रॉस जे इजकल टू के कैप, जे क्रॉस के इजकल टू आई कैप, है ना। और जब आप एक जैसे लेते हो आई क्रॉस आई क्या होगा, देखो सेम हो गया, आई और आई जिसमें आएगा साइन 0 टर्म्स। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब 0 का गुणा किसी में करोगे तो 0 आएगा, तो इसलिए आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो आई डॉट आई ये 1 होगा, इनके डिफरेंस 0 होंगे अलग अलग। और आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप बता दिया क्यों आया, और सेम आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका ये 0 हो जाएगा। आपके देखो ज़रूरी है, ये एग्जाम्पल हैं, इन्हें आराम से घर बैठे करना। ए इजकल टू इतना है, बी इजकल टू इतना है, तो आपको फाइंड करना ए डॉट बी। नॉर्मल है पर ये ज़रूरी है करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे इस यूनिट के। ए डॉट बी इजकल टू कितना होगा, ए क्रॉस बी कितना होगा बताना है मुझे। और ए इजकल टू इतना है, बी इजकल टू इतना है, तो इसका ए डॉट बी निकालना है, ए क्रॉस बी करना है। ये आपके लिए काम है, होमवर्क है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 12th का है, ऐसे एक बार रिविज़न कर लो, है ना। अब आते हैं इसके डाइवर्जेंस पे, तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 में से एक आता जरूर है। तो अदिश फलन की प्रवणता ये क्या होती है, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कोई फलन है आपके पास, कोई ये फंक्शन है फाई। अब इसमें आपने क्या किया, चेंजिंग कुछ हुआ, माना कि इसमें चेंजिंग हो गया फाई प्लस डी फाई। अब ये किस डायरेक्शन में हुआ, माना कि ये डी आर इसके बीच का डिफरेंस है, तो इसमें चेंज हुआ, तो इसके जो चेंज होगा अदिश फलन में, अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन दर, मतलब किस में चेंज हुआ, डी फाई में, किस डायरेक्शन हुआ, डी आर में। ये दर क्या कहलाती है, अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। बोला डी फाई और के डी आर, है ना। अब इसके जस्ट लंबवत होगी ये,
मतलब जैसे इस फलन के जस्ट लंबवत होगी तो डी एन आएगा। और एन कम क्या है, इस जो फलन है इसके जस्ट लंब